डियर स्टूडेंट्स, हम बीएससी फाइनल में कार्ब धात्विक यौगिकों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि कार्ब धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण अलग अलग आधार पर किया जाता है, जिसमें से हमने एक आधार का अध्ययन किया है कार्बन धातु बंध की प्रकृति के आधार पर। आज हम दूसरा आधार देख रहे हैं, वो है लिगेंड के आधार पर वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लिगेंड, कि कार्ब धात्विक यौगिकों का वर्गीकरण लिगेंड के आधार पर किस तरह से किया जाता है। तो लिगेंड की प्रकृति के आधार पर कार्ब धात्विक यौगिकों को दो भागों में विभक्त किया जाता है, एक सरल कार्ब धात्विक यौगिक और दूसरे मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक या मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो इनमें देखो, सबसे पहले सरल कार्ब धात्विक यौगिक। सरल जैसा कि इसके नाम से ही है कि ये सिंपल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होते हैं। तो ये क्या होंगे? ऐसे कार्ब धात्विक यौगिक जिनमें धातु के साथ केवल कार्बनिक समूह जुड़े रहते हैं, इसके अलावा अन्य कोई समूह जुड़ा हुआ नहीं रहता, वो सरल कार्ब धात्विक यौगिक कहलाते हैं, जिसका सामान्य सूत्र होता है RNM। M तो क्या हो गया? धातु, और R कार्बनिक समूह है, और इसके साथ स्मॉल क्या लगा देते हैं हम? N बराबर होता है 1 2 3 ... मतलब कितना ही इसका मान हो सकता है। अब ये जुड़ा हुआ R या कार्बनिक समूह समान होगा या असमान होगा, इसके आधार पर सरल कार्ब धात्विक यौगिकों को वापस आगे चलकर हम दो भागों में विभक्त करते हैं। तो देखो, जिसमें सबसे पहले सम्मित कार्ब धात्विक यौगिक, मतलब सरल कार्ब धात्विक यौगिकों को दो भागों में विभक्त किया जाता है, जिसमें पहला है सरल कार्ब धात्विक यौगिक और दूसरा मिश्रित। फिर सरल कार्ब धात्विक यौगिक के वापस दो प्रकार हैं, एक सम्मित कार्ब धात्विक यौगिक और दूसरा असम्मित कार्ब धात्विक यौगिक। तो देखो, सम्मित में क्या होगा कि जिसमें धातु के साथ जुड़े हुए सभी कार्बनिक समूह समान हों या एक ही प्रकार के हों, उनको हम सम्मित कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है डाई एथिल जिंक C2H5 का होल ट्वाइस Zn। देखो, इसमें दोनों जो कार्बनिक समूह है वो समान है, इसलिए क्या होगा? सम्मित कार्ब धात्विक यौगिक। दूसरा एग्जाम्पल C5H5 का होल ट्वाइस Fe फेरोसिन। इसमें भी दो साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग है, जो दोनों क्या है? समान है। टेट्रा एथिल लेड TEL जिसे शॉर्ट में बोलते हैं, तो इसमें चारों एथिल समूह क्या है? समान है। तो इस तरह से ऐसे सरल कार्ब धात्विक यौगिक जिनमें धातु से जुड़े हुए सभी कार्बनिक समूह समान रहते हैं, उन्हें सम्मित कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। दूसरे हैं असम्मित कार्ब धात्विक यौगिक या एसिमेट्रिकल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। असम्मित में क्या होंगे कि जिनमें धातु के साथ जुड़े हुए कार्बनिक समूह अलग अलग प्रकृति के होते हैं, अर्थात कार्बनिक समूह क्या होते हैं? अलग अलग हो सकते हैं। जैसे C2H5 MgC6H5। अब देखो, इसमें एक कार्बनिक समूह तो क्या है? C2H5 और दूसरा C6H5, दोनों अलग अलग है। दूसरा एग्जाम्पल CH3Zn और C6H5। इस तरह से धातु के साथ जुड़े हुए कार्बनिक समूह अलग अलग होने पर उन्हें असम्मित कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। दूसरा वर्गीकरण है मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक या मिक्स्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। पहला तो था सरल और दूसरा मिश्रित, कि ऐसे कार्ब धात्विक यौगिक जिनमें धातु के साथ कार्बनिक समूह तो जुड़ा ही हो, कार्बनिक के साथ साथ अकार्बनिक समूह भी जुड़ा रहता है, उनको हम मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे C2H5 MgBr ग्रिग्नार अभिकर्मा। देखो, धातु के साथ कार्बनिक मूलक तो क्या जुड़ा हुआ है? एथिल, और अकार्बनिक Br। दूसरा एग्जाम्पल CH3 का होल ट्वाइस SnCl2 डाई मेथिल टिन डाइक्लोराइड। तो ये क्या होंगे? मिश्रित कार्ब धात्विक यौगिक कि जिनमें धातु के साथ
कार्बनिक समूह के अलावा अकार्बनिक समूह भी जुड़े रहते हैं, उन्हें मिश्रित कार्बधात्विक यौगिक कहते हैं। इस तरह से लिगेंड के आधार पर कार्बधात्विक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, सरल और मिश्रित। तीसरा आधार है कार्बनिक समूह की हैप्टिसिटी के आधार पर। हैप्टिसिटी का मतलब कि जो धातु से कार्बनिक समूह जुड़ रहा है वो कितने कार्बन के साथ बंध बना रहा है, वो क्या कहलाती है, हैप्टिसिटी। तो हैप्टिसिटी का अर्थ है बंध से। हैप्टिसिटी किससे जुड़ी हुई है, बंध से। तो धातु से जुड़े कार्बन परमाणुओं की संख्या कार्बनिक समूह की हैप्टिसिटी कहलाती है। अर्थात धातु कितने कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है उनकी संख्या हैप्टिसिटी कहलाती है। तो इसके आधार पर कार्बधात्विक यौगिकों का वर्गीकरण किया जाता है कि यदि एक कार्बन जुड़ा हुआ है, 2, 3, 4 इस तरह से। यदि एक होगा उसे बोल देंगे मोनोहेप्टो। तो देखो फिर वर्गीकरण है मोनोहेप्टो पहला, कि इसमें केवल एक कार्बन धातु से जुड़ा रहता है। यौगिक में कितने कार्बन हो परंतु केवल एक कार्बन धातु से जुड़ा रहता है, उन्हें हम मोनोहेप्टो कहते हैं। और हैप्टिसिटी को H से या नीटा से दर्शाते हैं, या तो नीटा लिख दो या स्मॉल h। और केवल एक है इसकी हैप्टिसिटी तो उसके ऊपर क्या लगा दो, 1। तो ये H1 या नीटा 1 से इनको दर्शाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो गया CH3Li मेथिल लिथियम, एथिल जिंक, इनमें केवल क्या जुड़ा हुआ है, एक कार्बन। दूसरा है डाईहेप्टो, कि जिसमें धातु परमाणु कार्बनिक समूह के 2 कार्बन से जुड़ा रहता है, उन्हें डाईहेप्टो कहते हैं। इसे H2 या नीटा 2 से दर्शाते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन सा है, जाइसे साल्ट PtCl3C2H4। और इसके देखो इसको ब्रैकेट में बंद करके इसके ऊपर क्या लगा देंगे, नेगेटिव चार्ज। ये होता है जाइसे साल्ट। तीसरा है पॉलीहेप्टो, इनमें कार्बनिक समूह 3 या अधिक, एक साथ इसको शामिल कर दिया कि जिसमें कार्बनिक समूह के कार्बन कितने हो, 3 या अधिक कार्बन के द्वारा धातु से जुड़ा रहता है, उन्हें पॉलीहेप्टो कार्बधात्विक यौगिक कहलाते हैं। जैसे फेरोसीन, फेरोसीन में कितने कार्बन से बंध बनाता है, 5 से। तो H5 या नीटा 5, तो इसे पेंटाहेप्टो कह सकते हैं। इसे कहा क्या कहा जाएगा, पेंटाहेप्टो, क्योंकि कितने कार्बन जुड़ रहे हैं, 5। पर इनके लिए ग्रुप एक ही बना दिया हमने, पॉलीहेप्टो। दूसरा है बिस बेंजीन क्रोमियम, जिसे कॉमन नाम देते हैं क्रोमोसीन। इसमें हैप्टिसिटी कितनी होगी, 6, इसलिए इसको लिख दिया H6 और नीटा 6, और ये हो जाएगा हेक्साहेप्टो। इस तरह से हैप्टिसिटी के आधार पर कार्बधात्विक यौगिकों को वर्गीकृत किया जाता है। तो इस तरह से इन 3 बेसिस पर, कार्बन धातु बंध की प्रकृति के आधार पर, लिगेंड के आधार पर और हैप्टिसिटी के आधार पर कार्बधात्विक यौगिकों का वर्गीकरण किया जाता है। नेक्स्ट है कार्बधात्विक यौगिकों के उपयोग या एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। तो कार्बधात्विक यौगिकों का उपयोग अलग अलग क्षेत्र में किया जाता है। तो देखो सबसे फर्स्ट उपयोग है इसका औषधियों में। औषधियों में या इन मेडिसिन्स में कार्बधात्विक यौगिकों का उपयोग किया जाता है। इसको क्या करते हैं, टॉपिक को हम छोड़ देते हैं, थ्योरेटिकल पार्ट है, पर बहुत बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में से तो इसमें बहुत बार प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए इनके उपयोग या एप्लीकेशन पार्ट को भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आराम से ये याद हो जाएंगे। तो देखो मरकरी व आर्सेनिक दोनों मेटल हैं, एक मरकरी और आर्सेनिक के कार्बधात्विक यौगिकों का उपयोग मुख्यतः मेडिसिन्स में किया जाता है। जैसे मरकरी का यौगिक है मर्क्यूरोक्रोम। मर्क्यूरोक्रोम का उपयोग घाव को सड़ने से रोकने वाली औषधि में किया जाता है। कई बार जो घाव होते हैं उसमें पस पड़ जाती है और स्मेल आने लगती है, तो उसके सड़न को रोकने के लिए या उसकी पस को रोकने के लिए जिस मेडिसिन का उपयोग करते हैं वो होती है मर्क्यूरोक्रोम, जिसमें मरकरी मेटल पाया जाता है। दूसरी है मरकरी हाइड्रीन,
मरकरी हाइड्रीन का उपयोग अपने किडनी या जो वृक्क होता है उसकी झिल्ली की परमिएबिलिटी या पारगम्यता बढ़ाने में किया जाता है। आर्सफेनेमीन में कौन सी मेटल होगी? आर्सेनिक का उपयोग सिफिलिस एवं अफ्रीकी निद्रालु रोग के उपचार में किया जाता है। सिफिलिस ये महिलाओं में पाई जाने वाली बीमारी है जिसके उपयोग में आर्सफेनेमीन नामक मेडिसिन का उपयोग किया जाता है, और एक रोग अफ्रीकी निद्रालु रोग के उपयोग में भी आर्सेनिक मेटल की मेडिसिन आर्सफेनेमीन का उपयोग किया जाता है। सेकंड है जैविक एवं कृषि विज्ञान में, अर्थात एग्रीकल्चर और बायोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। देखो एल्किल टिन, जो टिन के ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है उनका उपयोग फंजीसाइड फंगसनाशी, बैक्टीरियोसाइड्स बैक्टीरियोनाशी या चिकित्सालय में एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। एथिल मरकरी या फेनिल मरकरी के क्या हो सकते हैं? क्लोराइड या फॉस्फेट का उपयोग बीजों का उपचार करने में किया जाता है। बीजों का इनके द्वारा उपचार करके फिर यदि बीज रोपण किया जाता है तो अपने को जो ईल्ड है या प्लांट है वो स्वस्थ रहता है। नेक्स्ट है उद्योगों में या इंडस्ट्रीज में भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें देखो टेट्रा एथिल लेड इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, बहुत बार पूछा जाता है, का उपयोग वाहनों में अपस्फोटन रोधी या एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। जो अपने मोटर व्हीकल होते हैं उनमें फ्यूल या ईंधन का पूर्ण कंजप्शन नहीं होता है, तो क्या होता है इसमें खट खट की आवाज़ आने लग जाती है, उसे बोलते हैं नॉकिंग, और उस नॉकिंग को कम करने के लिए TEL या टेट्रा एथिल लेड का उपयोग किया जाता है। निकिल व आयरन के कार्ब धात्विक यौगिकों का उपयोग एल्कोहल के संश्लेषण में किया जाता है। सिलिकॉन रबड़ का उपयोग जेट एयरक्राफ्ट के जोड़ों को सील करने में किया जाता है, अर्थात इसके सील करने में इसका उपयोग करने से वो एयर टाइट हो जाते हैं। नेक्स्ट उपयोग है भौतिकीय विज्ञान में या फिजिकल साइंस में। सिलिकॉन के कार्ब धात्विक यौगिकों का उपयोग स्टोव कोक ग्रीस के रूप में किया जाता है। सिलिकॉन क्रीम का उपयोग हाथों को दाहक पदार्थों से बचाने में किया जाता है, या ज्वलनशील पदार्थ जहाँ काम आ रहे हैं वहाँ पर हमें काम करना हो तो हाथों के ऊपर कौन सी क्रीम लगा लेते हैं? सिलिकॉन क्रीम लगाकर वहाँ पर काम किया जाता है, जिससे जलने की संभावना नहीं रहती है। TMS या टेट्रा मेथिल सिलेन, TMS या टेट्रा मेथिल सिलेन का उपयोग NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेफरेंस या संदर्भ के रूप में किया जाता है कि NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जब हम स्पेक्ट्रम लेते हैं तो वहाँ रेफरेंस के रूप में TMS का उपयोग किया जाता है, और इसी से फिर अन्य कंपाउंड्स की पीक की स्टडी की जाती है। इस तरह से अलग अलग क्षेत्र में कार्ब धात्विक यौगिकों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें हमने देखा कार्ब धात्विक यौगिकों के वर्गीकरण और इसके उपयोग के बारे में। अब इसके बाद अपने सिलेबस में अलग अलग मेटल के साथ कार्ब धात्विक यौगिक दे रखे हैं, जिनका अध्ययन हम 1 by 1 नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।